कि ग्रेविटेशन होता क्या, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब ये है कि भाई जो ग्रेविटेशन है ना, उसी से इंपॉर्टेंट कोई चीज बात करेंगे हम कि आप लोगों ने ये देखा कि जो ग्रेविटेशन है वो भाई है तो उसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस तो होगी अपने आप में। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ऐसे, ठीक है, तो उस इंपॉर्टेंस की वजह से क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम उसको पढ़ रहे हैं। भाई ऐसी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो रही होगी, कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी जिसकी वजह से हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा उसकी यही इंपॉर्टेंस है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब ये हुआ कि हर एक चीज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्लियर है भाई, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स होगी हर एक को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। सेम उसी के ऊपर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होने लगी है। देखिए अब जब ये अट्रैक्टिव फोर्स की हम बात करने लगे तो इसमें क्या होगा कि इस अट्रैक्टिव फोर्स में, कि मैं अर्थ की बात कर लेता हूं सबसे पहले, अर्थ की। अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर परसेंट है या उससे दूर है थोड़ा सा भी, जैसे उसके जो उसकी रेडियस के अंदर आ जाते हैं, तो उसमें जो भी परसेंट होता है उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। हर एक चीज को वो सेंटर की तरफ क्या करती है भाई, अट्रैक्ट करती है। ये नहीं करती कि भाई हाँ भाई छोड़ दिया किसी चीज को भी, नहीं। बेशक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, वो भी हमेशा, जैसे आपने भाई सरफेस से थ्रो किया, कितनी ऊपर थ्रो किया, वो रिटर्न होकर वापिस अर्थ पर आता है। या किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तब भी और सरफेस की तरफ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो अर्थ की यही होगी कि जो ग्रेविटेशन की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है भाई, अर्थ अपने हर एक चीज को अपने सेंटर तरफ क्या करती है भाई, अट्रैक्ट करती है। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये रह जाता, क्या कोई जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करने लग रही है, क्या वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? तो आपका रीजन ये होता है, आपका आंसर ये होता है कि यस, वो भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता भाई, कोई भी चीज है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग रही है, तो हमें फील क्यों नहीं होता कि भाई कि वो दूसरों की तरफ उसकी तरफ जाने लग रही है। जैसे जनरल एग्जांपल है, ये यहाँ पर अर्थ, ये इसका मान लो कोई एप्पल आपके पास, आपने एप्पल ड्रॉप किया तो एप्पल आपको जाता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको ऐसा दिखाई देता है कि अर्थ आपको इस एप्पल की तरफ जा रही हो? बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता? रीजन ये होता है क्योंकि मास ऑफ द अर्थ दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीजन ये होता है बेटा कि जो मास ऑफ द अर्थ होता है ना, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ that is very very greater than mass of object। जो भी ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया है, चाहे जो भी, मैंने जैसे एप्पल का एग्जांपल लिया है, तो उसका मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ये तो आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। तो प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, तो जिसका ज्यादा मास होगा वो उतनी ज्यादा क्या करेगा भाई, फोर्स एक्ट करेगा। जैसे कि अर्थ का मास ज्यादा है तो फोर्स किसकी ज्यादा होगी भाई, अर्थ की। अगर अर्थ की फोर्स ज्यादा होगी तो क्या होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, मान लो मैंने एप्पल का ले लिया मास, एप्पल का मास क्या होता है उसके अर्थ के कंपैरिजन में, मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, पावर 24। मतलब ये लिख लो कि जीरो 24 बार जीरो लिखोगे तब वो अर्थ के मास के बराबर है। और मास ऑफ द एप्पल की बात कर लेता हूं मैं सिंपली, तो भाई वो आपके पास मान लो कि भाई 200 ग्राम हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये मास कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेग्लेजिबल मास है। वो जितनी भी फोर्स अट्रैक्ट करेगा वो एक नेग्लेजिबल फोर्स ही अट्रैक्ट होगी, वो ज्यादा फोर्स नहीं होगी। हम ये कह सके भाई ये फोर्स ऑफ जो यहाँ पे लगने लग रही है, बहुत सारी फोर्स लग रही है, वो एक तरह की एक नेग्लेजिबल फोर्स ही होगी। जब वो फोर्स नेग्लेजिबल होगी तो भाई हम उसको क्या करेंगे, उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
इसीलिए अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है भाई, अट्रैक्ट करती है। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, जो एटमोस्फेयर प्रेजेंट रहता है हमारे पास, एटमोस्फेयर जो प्रेजेंट होता है वो भी आपके ग्रेविटेशन की प्रेजेंस होता है। एटमोस्फेयर प्रेजेंस ड्यू टू ग्रेविटेशन, इसी ग्रेविटेशन की वजह से हमारे पास एटमोस्फेयर होता है। जो भी गैसेस यहाँ पर हैं वो गैसेस के यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो एटमोस्फेयर है ना, वो एटमोस्फेयर यहाँ इसी वजह से प्रेजेंट होता है कि भाई अपने पास जितने भी होंगे वो कंप्लीटली यहीं पर होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें एटमोस्फेयर में, वो इसीलिए प्रेजेंट है, जो गैसेस हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, सब वही है कि ग्रेविटेशन की वजह से वो अर्थ के साथ बंधे हुए हैं। क्लियर है। तीसरी चीज, जितने भी अपने सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स, ठीक है, जैसे कि मून है, मून हमारा सैटेलाइट है, और ये जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा होता है भाई, रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। वो किसकी वजह से कर रहा होता है, क्या अर्थ और मून क्या किसी धागे से या किसी भी स्ट्रिंग से या किसी रस्सी से बंधे थोड़ी ना होते हैं। वो क्या होता है, उनके बीच में सिर्फ एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है कि चारों तरफ क्या कर रहा होता है, अपने पाप को रिवॉल्व करवा रहा होता है, चारों तरफ क्या कर रहा होता है, उसको रिवॉल्व करवा रहा होता है। दूसरा, इसके बाद होता है कि जितने भी प्लेनेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी प्लेनेट्स, ठीक है भाई, जो भी जैसे कि 8 प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में है, 8 प्लेनेट्स, एवरीवन इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, अराउंड द सन। क्या हो रहा है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब ये तो है नहीं कि भाई सन ने सभी को किसी मोटी चेन से या किसी मोटी रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अर्थ से, सन से दूर भी नहीं जा सकते। सन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग रहा है, उनको बांधे हुए किससे भाई, अट्रैक्टिव फोर्स से, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उस ग्रेविटेशन फोर्स से क्या कर रखा है, उसने अपने आप को बांधा हुआ। क्लियर। तो ये इसकी वजह से छोटे छोटे जो इंपोर्टेंस हो गए, आपकी बुक में हो सकता है कि एक दो और दे रखे हो, जैसे कि ये टाइड्स का दे रखा हो कि जो भी हमारे पास टाइड्स आते हैं, ठीक है, अर्थ के सेंटर में बेटा ग्रेविटी जीरो होती है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटी इज जीरो। वो अभी करवाऊंगा मैं, ठीक है, आप लोगों को बताऊंगा भाई कैसे होती है, तब मैं अभी करवाऊंगा, तब ये सब कुछ एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है, जैसे होता है टाइड्स, बोलते हैं ना भाई, जैसे समुद्र में जो भी लहरें पैदा होती हैं, टाइड्स पैदा होती है, वो क्या होते हैं, नाइट टाइम आप लोग देखते हैं, जैसे मून होता है, मून का जो ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है, उस टाइम पर हैवी होता है। तो क्या होगा कि जितना भी जैसे वाटर लेवल होता है वो राइज अप हो जाता है, जैसे ग्राउंड सरफेस है यहाँ पर ऊपर आने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होगी वो सारा वाटर क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। तो ये टाइड्स का जो बनना और जो बिगड़ना होता है वो भी अपने पास ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर होता है, जो ग्रेविटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, यहां तक ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि क्या जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है? क्योंकि भाई मैं बार बार हम एक चीज कह रहे हैं कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स विल अट्रैक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने लग रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब फोर्स लगने लग रही है तो भाई पहले वाला लगाएगा तो दूसरा वाला कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। तो अब यही भी पूछा जाता है, क्या जो फोर्स लग रही है वो सेम है दोनों के ऊपर? देख लेते हैं भाई, ठीक है। सो क्वेश्चन ये होता है, इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन follows Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. क्लियर है भाई? क्या ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब इस चीज के बारे में पढ़ेंगे भाई, ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इसको आप प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो अभी कर देते हैं भाई, क्या प्रूफ होगा। देखो, मैंने मान लिया कि मेरे पास दो मास ऑब्जेक्ट है, दैट मास इज m1 एंड द सेकंड मास इज m2।
दो मास ऑब्जेक्ट है, M1 और M2, क्लियर। ये दोनों के दोनों जो मास ऑब्जेक्ट हैं दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, वो किसी डिस्टेंस r से क्या रखे भाई, सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लेके चलेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, उसी को यूज करना हमें, तो इसलिए मैंने मान लिया कि देयर आर द टू मासेस M1 एंड मास M2, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, वो किसी डिस्टेंस r से क्या हो रखे हैं भाई, सेपरेट हो रखे हैं। तो अब आपको फोर्स कैलकुलेट करनी होगी कि द फोर्स F21, this means force on second due to first, clear बेटा, force on second due to first and F, चल पहले यही कैलकुलेट करना है, बाद में दूसरे लिखेंगे वरना फिर दोनों को एक साथ फिर इरेज हो जाएगा तो दिक्कत होगी। यहां पर अपने पास भाई F21, F21 का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, कि जो सेकेंड वाला जो पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स निकालनी है पहले वाले पार्टिकल के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू द G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इतना मेरे पास फॉर्मूला होता है भाई। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पर एरो लगाया गया है, तो यहाँ पर ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है भाई, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये हो गया भाई इसकी हमें डायरेक्शन देखनी होगी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन भी हमें देखनी होगी। तो जब मैं इसकी फोर्स की डायरेक्शन देखूंगा तो आप मुझे ये इसमें ये देखो कि किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, सेकंड के ऊपर। किसकी वजह से लगा रहे हैं, फर्स्ट की वजह से, मतलब आई एम गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, यही बात है कि मैं सेकंड वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो अगर मुझे सेकंड वाले के ऊपर फोर्स लगानी होगी तो मुझे इसकी तरफ जाना होगा, तो इसका मतलब आई एम मूविंग फ्रॉम 1 to 2, तो आई राइट है दैट इज R12 कैप। इस R12 कैप का मतलब क्या है कि R12 का मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2, ये R यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आप लोग जब इसमें वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये R12 कैप है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल टू सेकंड पार्टिकल, हम पहले पार्टिकल से किसी तरफ जाने लग रहे हैं भाई, सेकंड पार्टिकल की तरफ। जब सेकंड पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं और ये जो कैप है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने लिखा है दिस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है भाई, डायरेक्शन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को। ये पता लग गया मेरे को R12 कैप का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई ये इधर जो मेरी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन क्या कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर को भाई ये पोजीशन है तो पोजीशन मैंने लिख दी यहाँ से कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो फिर भी आपके पास स्क्वायर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो ये जो पहले वाली टर्म है दिस फर्स्ट टर्म इज योर स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड, ये क्या आपके पास है भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, ये आपके पास दूसरी डायरेक्शन। और आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मेरे पास ये वेक्टर क्वांटिटी निकल कर आ गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो फोर्स यहाँ निकल के आएगी F21 दैट इज इक्वल टू द G M1 M2 R1 स्क्वायर R12 कैप। सिमिलरली आई एम फाइंडिंग फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, लिख देता हूं मैं यहाँ पर मैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, कि भाई जो फर्स्ट पार्टिकल है उस फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितनी है सेकंड की वजह से। तो फोर्स जब हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सेम अपना पास फॉर्मूला ये हो जाएगा F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू G M2 M1 अपॉन R स्क्वायर इनटू R2। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को भाई, ठीक है, दिस इज ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ताकि इसके बाद फिर थोड़ी सी और चीजें हम आगे बढ़ेंगी। जल्दी बताएं भाई, आप तुरंत मेरे को मैसेज कर सकते हैं। गुड गुड, देखिए तो ये R स्क्वायर यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ R21
अभी ये चीज समझाने की जरूरत है नहीं भाई। ये क्या आ गया, ये डायरेक्शन बता रही है, अपोजिट डायरेक्शन 2 to 1, कि अब मैं फर्स्ट पार्टिकल निकालूंगा तो मेरी ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी, दैट इज द R21 कैप। अच्छा मैं इधर जाने लग रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये R12 कैप। ये दोनों मैंने डायरेक्शन यहाँ पर लिख दिया। ये R21 कैप क्या होती है, ये R12 कैप क्या होती है, दोनों डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अपने पास ये फोर्स निकल कर आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या वेरीफाई करना है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब कि मुझे ये वेरीफाई करना है कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये तो होता है भाई, आप लोगों को मैंने न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताया था, उसमें ये बताया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात कर ले, सिर्फ इनकी वैल्यू की बात कर ले, F12 दैट इज इक्वल टू द F21, सिर्फ वैल्यू, लेकिन ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन। ये वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, जब ये वेरीफाई करना होगा तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो चीज देखते हैं कि भाई हाउ इट इज वेरीफाइड, कैसे होगा। इतना समझ में आ गया। इससे थोड़ा आगे मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जो नहीं करना है। देखो एक सिंपल सी छोटी सी बात पूछता हूँ कि भाई अगर आपको बोला जाए कि आप अपने होम से स्कूल की तरफ जाने लगे हो, भाई घर से आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल से होम की तरफ जाने लगे हो, सेम पाथ आपने फॉलो किया, सेम पाथ, तो आपके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी सेम। वो डिस्टेंस कैसी रहेगी भाई, आपके पास सेम रहेगी। मान ले भाई मैं घर से स्कूल की तरफ गया हूँ या स्कूल से घर की तरफ आया हूँ, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, जो डिस्टेंस है मैं उसी पाथ से जा रहा हूँ, तो भाई वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी आपके पास, सेम होगी। क्लियर है, सिर्फ चेंज होगी तो क्या होगी आपकी डायरेक्शन। पहले आप स्कूल की तरफ जा रहे थे, अब क्या आप घर की तरफ जा रहे हो, तो क्या होगा इसमें सिर्फ आपकी क्या चेंज हुई भाई, डायरेक्शन। सेम वही कंसेप्ट मैं यहां पर लगाने लग रहा हूं, सेम डिटो कंसेप्ट है कि इस चीज में कि जो मेरे पास जब मैं फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाने लग रहा था, द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू टू दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1। क्या ये सही है कि मैंने कह दिया कि दो पार्टिकल जब मैं पहले से दूसरे की तरफ जाऊं या दूसरे से पहले की तरफ आऊं, तो दोनों केस में जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। तो ये डिस्टेंस कैसी रहेगी मेरे पास, सेम रहेगी। क्लियर है, दोनों केस में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी भाई, सेम। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन की क्या है भाई, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। यहां पर तो ये सिर्फ क्योंकि यहां पर सिर्फ वैल्यू लिखी गई है R12 और R21, क्योंकि इनके ऊपर ना कोई एरो लगाई गई ना कुछ और लगाया गया। तो जब आपको पता है कि कोई स्केलर वैल्यू होती है उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड उसके ऊपर किसी तरह का कोई साइन यूज नहीं करता, साइन यूज सिर्फ हम डायरेक्शन में करते हैं। तो ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू आपके पास हमेशा सेम रहेगी भाई। यहां पर जो माइनस साइन है ना, दिस नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। किसको शो करने लग रहा है भाई, ये अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये किसको शो करने लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन शो करने लग रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूज करेंगे हम, इन दोनों में से किसी पर। मैंने कहते भाई मैं इसमें यूज करूँ या इसमें यूज करूँ, देख लेंगे किसमें यूज करेंगे। अब मैंने कहा कि मैं इसको मैं एक को उठा लेता हूँ और दूसरे में इसको पुट करके देखता हूँ। तो इसको देखिए, इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि फिर थोड़ा सा गैप मिल जाएगा हमें सोल्व करने का। F21 दैट विल बी इक्वल टू द GM1 M2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर एंड R12 कैप। इतना हो गया अपने पास। अब मैंने क्या है भाई, इस चीज को इरेज कर देते हैं, ये हो गया ये। अब देखिए, आपको पता है R12 किसके बराबर है भाई, R21 के। डिस्टेंस में किसके बराबर है, R21 के। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि F21 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू द GM1 M2 डिवाइड बाई R12 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं R21 से। R12 को रिप्लेस कर दिया R21 से, क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? अगर मैं इसकी ये वैल्यू है, अगर इसका इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ और इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ तो आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। जैसे मान लो भाई इधर भी ये 3 मीटर है
और इधर भी 3 मीटर है, दोनों का आप स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो ये भी 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि वो वैल्यू कैसे आ रही है मेरे पास, तो भाई सेम आने लग रही है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है कि हाँ भाई ये वैल्यू डिफर आ रही है, तो ये तो सेम हो गया। दूसरी चीज है कि R12 कैप, दिस R12 कैप इसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं इस क्वांटिटी से माइनस ऑफ R21 कैप, इससे मैंने इसको क्या कर दिया भाई रिप्लेस कर दिया। जो ये नेगेटिव साइन यहां पर लगाया गया है, ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में यहां पर आ गया, ठीक है, ये किस में आ गया भाई यहाँ पर आगे आ गया। अब एक चीज देखो आपको, सिंपल सी एक चीज दिखाई दे रही है कि F21 माइनस ऑफ GM1M2 एंड R12 को स्क्वायर हो रही वाली चीज, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट M1 और M2 भाई किसी भी चीज का अगर प्रोडक्ट करते हैं सेम रहेगा, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया है कि M2 को तो आगे लिख दिया और M1 को पहले लिख दिया, कोई तो दिक्कत तो नहीं होनी है भाई। जैसे आप चाहिए 2 × 3 करो या फिर आप 3 × 2 करो, आंसर तो क्या आना होगा भाई आपके पास 6 आना होगा। सेम मैंने यहाँ पर किया आपके पास, इस जी M1 M2 था यहाँ पर, इसको मैंने M2 M1 में रिप्लेस कर दिया। अब F21 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एसेज, ये वाली जो बाकी वैल्यू रह गई है द लास्ट वैल्यू, ये किसके बराबर है, आई थिंक कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है मेरे पास। ये वैल्यू देखो GM2M1, GM2M1 फर्स्ट टर्म, दूसरी है R21 का स्क्वायर, भाई R21 का स्क्वायर भी यहाँ पर है, उसके बाद है प्रोडक्ट में R21 कैप, R21 कैप, ये एज इट इज वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पर कि दिस इज द F12 कैप। हो गया मेरा वेरीफाई, निकल के आ गया, वही चीज वेरीफाई हुई है जो हमें चाहिए थी कि यहाँ भाई न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है। तो आप लोग कह सकते हो यस इट फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है भाई फॉलो। क्लियर है यहाँ तक बेटा? आप मुझे बताइए, सभी मैसेज जो भी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट है, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना मैसेज करें यस और नो के साथ कि अभी समझ में आ गया तो ठीक है, अगर डाउट है तो कहाँ पर डाउट है। Sir, I have sent you some problems related to the gravitational force, but you didn't. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Clear everyone. एक बच्चे का मैसेज देता बेटा, आप दोबारा से जो ये बच्चे ने मैसेज किया है उससे रिक्वेस्ट है कि वो जो प्रॉब्लम्स हो दोबारा से सेंड करें। हो सकता है कि वो पेपर मिस हो गई और दिखाई नहीं दिया, मैसेज में नीचे चली गई हो, तो आप लोग मेरे पास दोबारा से सेंड कर दे वो, ताकि मैं अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही फ्री होने पर आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर सकूँ। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, कि भाई अपने पास क्या है कि भी टाइम है कुछ, तो उस टाइम में थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं भाई। और तो क्या चीज़ है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम भी पढ़ेंगे भाई, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती है, कैसे सोल्व करते हैं, किस चीज़ को इसमें रिप्रेजेंट किया गया, वो चीज़ें के साथ हम एक बार next topic is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, हम इसकी बात कर लेते हैं बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ठीक है। अब ये होती क्या भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस कंसेप्ट के ऊपर काम करती है, क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपने बहुत बार इसका नाम भी सुना होगा भाई, 8th क्लास में सुना होगा, अभी सुनोगे और आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे तो इसके जो नाम हो सुनते जाएंगे भाई ये चीज़ है क्या, ठीक है। उसी चीज़ को मैं बार बार इसमें हम देखते हैं भाई ये चीज़ कैसे सोल्व होगी, क्या होगा,
कहाँ से निकल कर आती है इसके ऊपर। ठीक है भाई, तो देखो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है भाई, एक्सेलरेशन ये तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। क्लियर, कि आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आने लगे वो होता है भाई। ठीक है, अब ये किसके रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी या जो ड्यू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हमने किसका नाम दे रखा है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बात कर लेते हैं ये चीज है क्या भाई ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द ग्रेविटी, क्या होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी, अभी अभी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जो अर्थ है वो हर एक चीज को अपनी तरफ क्या कर रही है भाई, अट्रैक्ट करने लग रही है। ठीक है, और वो किसके द्वारा अट्रैक्ट करने लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करने लग रही है। लेकिन क्या होता है उस ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो भी अट्रैक्शन होने लग रहा है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे की तरफ आने लग रहा है। तो जब किसी चीज को, एक चीज है नॉर्मली चल रही है, जैसे आप लोग छोटा सा एग्जांपल ले लें कि एक नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मोशन में आगे की तरफ चलने लग रहा है, और एक आप उसको से पीछे से धक्का दें या उसको आगे से खींचने की कोशिश करें। ठीक है, सेम डायरेक्शन है कि अगर आप पीछे से धक्का दे रहे हैं या आगे से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी थी उससे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम अपना ऐसा होता है कि अर्थ सरफेस पे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग रही है। जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो सेम यही अपने पास फिनोमेना होता है कि जब इसमें इसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन आने लग रहा है, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, तो देखिए लिख लेंगे आप लोग कि द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी क्या होती है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ दैट अट्रैक्ट्स everything towards center, towards its center। अर्थ की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है भाई, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। ठीक है, अपने सेंटर की तरफ जब हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है, उस चीज को क्या बोलते हैं भैया, ग्रेविटी बोलते हैं। अब उस ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने लग रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन भाई ये तो चलो समझने वाली बात होगी, लेकिन हम कहते हैं भाई साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे। ये तो हमारी अपनी लैंग्वेज होगी भाई, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया, लेकिन अगर कहें भाई इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में द फोर्स माइंड मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो कि भाई कब कहेंगे एक्सेलरेशन चेंज कब होगा, जब उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इसकी जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स या फिर एक्टिंग अपॉन किसके ऊपर एक्ट करने लग रही भाई, ऑन यूनिट मास। ठीक है,
यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू, करेंगे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो कैसे होता है भाई, मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये हो जाती है कि भाई इस चीज़ को जब हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ये कैसे सोल्व होता है, क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई ग्रेविटी है, जिसके पर यूनिट मास के ऊपर उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू, तो भाई सिर्फ इसी चीज़ को होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन ऑन मास, यूनिट मास। तो भाई जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई इसको, स्मॉल जी से। डिफरेंस याद रखना, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब मान लो कि मैं कह देता हूँ भाई सिंपली कि जो मेरे पास फोर्स, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप लोगों ने थर्ड लॉ उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो आपके पास मैं यहाँ पर फोर्स को रिप्रेजेंट हूँ एफ इज इक्वल टू मास, लेकिन अब वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से रिप्रेजेंट होने लगा भाई, जी की वजह से, क्योंकि दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो भैया आपके पास हो जाता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इस ग्रेविटी की वजह से आपके पास फोर्स होने लगी है, ठीक है। तो इस जी की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो इस जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो निकाल रहे हैं। तो आपके पास क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स आप लोगों ने ये भी पढ़ी थी कि द एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक का मास m है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि हम अर्थ की वजह से बात कर रहे हैं, मैंने अर्थ के मास को तो m माना हुआ है और ऑब्जेक्ट के मास को, तो ये सिंपली आपके पास हो जाएगा दैट f इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ना इनटू स्मॉल m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जो कैपिटल M है दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और जो स्मॉल m है दैट इज द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है भाई ये मास आपके पास। तो जब मैं इन दोनों को, ये आपके पास जैसे इक्वेशन नंबर 1 नाम लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो इक्वेट करने पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, दैट कैपिटल जी स्मॉल m डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम, एम से एम क्या होगा भाई डिवाइड, तो इस कैपिटल स्मॉल जी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज कैपिटल जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल के आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर इज एनी रेडियस, कोई भी रेडियस होती है, लेकिन हम ये आपका फॉर्मूला किसी भी रेडियस के ऊपर हो सकता है भाई, कहीं पर भी आप उसकी रेडियस आपके पास आकर पुट करेंगे वहां पर आपकी जी की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, किसके ऊपर रहते हैं, सरफेस पे, ठीक है। तो एट द नियर ऑफ द सरफेस बात कर लेते हैं, नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के साथ जो स्मॉल आर होगा वो इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा भाई, जो कैपिटल आर की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। जैसे ये अर्थ है, अर्थ की सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास भाई 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर, ये इसकी रेडियस होती है। तो जब ये रेडियस होती है तो आप इसको पुट कर लेंगे हमारे पास कि स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा भाई, कैपिटल आर के बराबर। तो जो जी की वैल्यू है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपके पास होती है। कैपिटल एम ऑफ मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, द रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आपके पास हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है, ये आपके पास इसकी मीटर में। इन तीनों की वैल्यू को
जब इन तीनों की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, इस स्मॉल जे में पुट करूंगा मैं, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट, जैसे इसकी वैल्यू आपके पास भाई 6.67 10⁻11, मास की वैल्यू 6 × 10⁻24 डिवाइड बाई 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है अपने पास 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्स वैल्यू ये निकल के आती है। क्लियर है भाई, 9.8 मीटर। ठीक है, आप लोग इसको अब जब पढ़ते हैं तो इसको सिंपली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आ गया, जो हमने पढ़ा था भैया चीज क्या होती है, कैसे करते हैं, ये पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें क्या बच जाता है, इसकी यूनिट आपके पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है दैट इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जिसको इसकी जो पोर्शन बाय वेरिएशंस वगैरह रह गया वो इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।